Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or our website, that is www.arorais.com. To purchase these books, you can check it on Flipkart and Amazon. And to join PGP batch, you can contact on these numbers. So start करते हैं आज हमारा फंडामेंटल राइट्स चैप्टर। इससे पहले के लेक्चर में हमने इसे यहाँ तक कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, और जिनमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको यहाँ से हटा के लीगल राइट बना दिया गया है। अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 14 से स्टार्ट किया है और 32 पे ख़त्म कर दिया। तो बाकी जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नहीं देते। आगे हम देखेंगे कि वो क्या बताते हैं हमें। स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है द वर्ड स्टेट। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मोस्टली जो है वो स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि उस स्टेट वर्ड का मतलब क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट है जो स्टेट के अंदर आती हैं, क्या है एक्चुअल में है क्या जो स्टेट के अंदर काउंट किया जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है स्टेट इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहले गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंटर लेवल पे जो है पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट वो स्टेट में आएगी। यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट में गवर्नमेंट होगी, और उसके बाद जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि हमारी जो पंचायत हुई, म्यूनिसिपैलिटीज़ हुई, वो सब। नेक्स्ट अदर अथॉरिटीज़ जैसे कि LIC, ONGC, ये सब भी कहाँ पे स्टेट के अंदर आएंगी। और जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी वाइडर डेफिनेशन दे रखी है उसकी, और जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब, जैसे कि ये LIC हुई, ONGC हुई, ये सब स्टेट के अंदर आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 12 के अंदर कहा कि आर्टिकल 12 जो है वो इवन जो प्राइवेट बॉडीज हैं जो वर्क कर रही हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के अंडर काम कर रही हैं, वो भी आर्टिकल 12 के अंदर ही आएंगी। द एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट फॉर वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो ये एजेंसीज हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करती हैं तो हम उनके एक्शंस को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है भी, कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में के खिलाफ है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 दे रखी है। यानी कि इन आर्टिकल्स के अंदर अगर कोई ऐसा लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को लग रहा है कि ये सही नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है, तो वो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू से उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस लॉ का मतलब क्या है। ये लॉ वर्ड जो है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13 इज, यहाँ पे कौन कौन से लॉज आएंगे, जो लेजिस्लेचर ने लॉज इनैक्ट किए होंगे, या फिर जो पार्लियामेंट या फिर गवर्नर ने जो ऑर्डिनेंस पास किए होंगे, या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर्स, बाय लॉज, कोई रूल रेगुलेशंस या फिर नोटिफिकेशंस, कोई कस्टम है तो वो भी लॉज के अंदर ही आएगा। आर्टिकल 13 जो है डज नॉट डिफाइन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज अ लॉ। सबसे पहले कहा गया कि जो आर्टिकल 13 है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी वो उनको एज अ लॉ डिफाइन नहीं करता, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड फॉर वायोलेटिंग एंड फंडामेंटल राइट्स, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रही है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायोलेट कर रही है, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रही है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स को बनाते हैं,
तो हम क्या कर सकते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और ऐसा जो है केशव नंदा भारती केस 1973 में कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे आर्टिकल्स। फर्स्ट आर्टिकल जो हमने देखा था, राइट टू इक्वेलिटी, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। फर्स्ट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इट मीन्स कि जितने भी पर्सन्स हैं सबको इक्वेलिटी दी जाएगी, अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स। यानी कि ये राइट है आर्टिकल 14, वो चाहे वो सिटीजन हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे कोई लीगल पर्सन हो, उन सब के लिए ये राइट जो है अवेलेबल है। एंड एम्स टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। और इस आर्टिकल का एम क्या है कि हर पर्सन में इक्वालिटी रहे, इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। अब हम बात करेंगे कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है, इसे ब्रिटिश से लिया गया था। इसका मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस फॉर एनी पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन के लिए कोई भी स्पेशल जो प्रिविलेजेस हैं वो नहीं रखी जाएंगी, और सारे जो पर्सन हैं वो ऑर्डिनरी लॉज के सामने इक्वल होंगे, उनको इक्वल माना जाएगा। कोई भी पर्सन जो है वो लॉज के ऊपर नहीं होगा। और ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो एज अ नेगेटिव फॉर्म में दे रखा है। मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए जैसे एक स्कूल है, उसी स्कूल में उस स्कूल के पीएन का बच्चा पढ़ रहा है 7th क्लास में, और उसी स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ रहा है। तो वहां पे ऐसा तो नहीं होगा कि जो प्रिंसिपल का बच्चा है उसको टेबल पे बिठाया जाएगा, या फिर जो पीएन का बच्चा था उसको नीचे बिठाया जाएगा। यहाँ पे दोनों को ही जो है वो टेबल पे ही बिठाया जाएगा। तो ये हुआ इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सारे जो हैं वो इक्वल हैं। बट यहाँ पे दे रखा है कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे नेगेटिव है उसको भी हम देखेंगे। मान लीजिए कि किसी स्कूल में 6 से लेके 12 क्लास तक के बच्चों का साइंस का एग्जाम था। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, 6 से लेके 12 तक के बच्चों को सेम पेपर दे दिया। 6th क्लास के बच्चों को भी वही पेपर और 12th क्लास के बच्चों को भी वही पेपर। तो यहाँ पे जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट से उभर के आ रही है सामने। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी कि इक्वल सर्कमस्टांसेस में, इक्वल सिचुएशन में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन वाइल अप्लाइंग लॉज टू पीपल सिचुएटेड सिमिलरली, यानी कि अगर कोई पीपल जो है, लोग जो हैं वो सिमिलर सिचुएशन में हैं, तो वहां पे उन पे वो सेम तरीके से जो लॉ है वो अप्लाई होगा। वहां पे उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं की जाएगी। और ये एक जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसको फिर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक घर में 2 बच्चे हैं और दोनों की जो नीड्स हैं वो अलग अलग हैं, दोनों का नेचर अलग है, बट और दोनों का खाने पीने का जो सिस्टम है वो भी अलग है, पहरावा अलग है। बट हमने क्या कहा कि हम इन दोनों को इक्वली जो है ट्रीट करेंगे। तो ये तो हुआ इक्वलिटी बिफोर लॉ। बट यहाँ पे जो नेगेटिव कंसेप्ट में आ रहा है, मान लीजिए जो फर्स्ट बच्चा है उसको थोड़ी ज्यादा भूख लगती है, वो ज्यादा खाता है, बट जो सेकंड वाला है उसको थोड़ी कम लगती है तो कम खाता है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम तो जितना फूड सेकंड वाले को दे रहे हैं उतना ही फर्स्ट वाले को देंगे। तो ये हुआ इक्वलिटी बिफोर लॉ। बट अगर हम पहले ये समझें कि फर्स्ट की जो बच्चा है फर्स्ट वाला उसकी क्या नीड है और सेकंड वाले की क्या नीड्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो सब दें, तो वो हुआ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि उनकी सिचुएशन को समझने के बाद जो है उनको वो सब दिया जा रहा है। दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है कि अंडर आर्टिकल 14 जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कैन बी डन इफ इट इज नॉट आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल। एंड जो इक्वालिटी होगी, ट्रीट करना किसी को इक्वल, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंजिबल डिस्टिंक्शन होगी।
इंटेंजिबल डिस्टिंक्शन मतलब जैसे हमने पहले वो एग्जांपल की थी 6 से 12 तक के बच्चों की, तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनकी अलग सिचुएशन है और जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनकी अलग सिचुएशन है। तो इंटेंजिबली हम इसको पहले समझेंगे कि इनको अलग पेपर चाहिए और इनको अलग पेपर चाहिए। ऑब्वियसली अगर सेम पेपर देंगे तो 12th क्लास वाला उसको अच्छे से कर लेगा और 6th क्लास वाला तो कर ही नहीं पाएगा। तो वही बात है यहाँ पे इंटेंजिबल डिस्टिंक्शन की, कि पहले इनकी सिचुएशन को समझा जाए और उसके बेस पे जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। कॉन्सेप्ट जो था रूल ऑफ लॉ का वो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी ने दिया था। इसमें बोला गया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, यानी कि लॉ के सामने जो है सारे इक्वल रहेंगे। प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के राइट्स की प्राइमेसी रहेगी। नेक्स्ट है कुछ एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी के केसेस में कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 के अंदर क्या बोल रखा है कि जो प्रेसिडेंट है एंड गवर्नर है उनको कुछ सर्टेन इम्यूनिटीज दे रखी हैं, वो कुछ सर्टेन इम्यूनिटीज एंजॉय करते हैं। फर्स्ट इज कि देयर कैन बी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, नो सिविल प्रोसीडिंग एक्सेट्रा अगेंस्ट देम व्हाइल दे होल्ड ऑफिस। यानी कि जिस टाइम वो अपने ऑफिस में है, वो अपना ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, उस टाइम पे ना तो हम उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकते हैं, ना उनको अरेस्ट कर सकते हैं, ना ही उनको जेल हो सकती है और ना ही कोई सिविल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ हो सकती है। दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर एक्सरसाइजेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटी ऑफ देयर ऑफिस। अगर उन्होंने अपनी पावर और ड्यूटी का यूज करके कुछ कोई ऐसा लॉ बना दिया या कुछ ऐसा बना दिया तो उसके लिए वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 361A, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, रेडियोज ऑफ राज्यसभा या फिर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो उनके खिलाफ हो रही थी उसको टीवी पे नहीं दिखाया जाएगा, ना ही न्यूज़पेपर में दिया जाएगा और ना ही रेडियो पे दिखाया जाएगा। आर्टिकल 105 क्या कहता है कि नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट एमपीज फॉर व्हाट दे से और हाउ दे वोट इन पार्लियामेंट। यानी कि इस चीज के लिए एमपीज पे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी कि उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा या फिर कैसे वोट दी। सेम आर्टिकल 194 में एमएलएस के लिए दे रखा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे दे रखा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि जो स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो किसी के साथ भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी liability, restrictions or conditions on the ground only of religion, race, caste, sex और place of birth। यानी कि किसी भी जो सिटीजन के साथ इन बेसिस पे जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। यानी कि किसी को भी ये रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि वो शॉप में नहीं जा सकता या फिर किसी होटल में नहीं जा सकता या फिर पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस पे नहीं जा सकता। यूज ऑफ वेल, यानी कि उसको पूरी यानी कि उसको वेल यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, किसी से बात करने के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा या फिर बाथिंग घाट यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखी हैं फॉर द टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल प्रोविजंस बना दी हैं वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, क्योंकि ये उनके वेलफेयर के लिए किया जा रहा है। अगर कोई वीकर सेक्शन को हम डेवलप करने के लिए कोई रूल्स या फिर कोई प्रोविजंस बनाते हैं तो इट्स नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर एसटी एंड एसटीज रिगार्डिंग देयर एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होंगी या एसटीज या एससीज होंगे,
उनको स्पेशल प्रोविजंस दी जाएंगी उनके एडवांसमेंट के लिए फॉर देयर एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि चाहे वो एडेड जो इंस्टीट्यूट हो चाहे अनएडेड इंस्टीट्यूट हो, उन दोनों में उनके लिए जो है वो रिजर्वेशन रखी जाएगी। सेंटर इन एक्ट द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 टू गिव 27% कोटा टू ओबीसी। यानी कि 2006 का जो एक्ट था उसके थ्रू ओबीसीज को 27% जो है वो कोटा दिया गया इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस के लिए। एंड 2008 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसीज वाइल इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। यानी कि वो लोग जो क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसीज के अंदर आते हैं, यानी कि जो प्रोविजंस गवर्नमेंट ने दे रखी हैं कि कौन कौन लोग जो है वो ओबीसीज के अंदर आएंगे, कौन सी कास्ट मीन्स कौन सी कंडीशन पे हम ये डिक्लेयर करेंगे ये ओबीसीज में आता है या नहीं। तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उन पे ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें जो है वो हर सिटीजन को इक्वालिटी दी जाएगी, नो मैटर कि वो किस कास्ट का है, किस रेस का है, किस रिलीजन का है, या फिर किस प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेजिडेंस से आता है। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं। फर्स्ट है पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेजिडेंस एज द कंडीशन फॉर सम एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स। यानी कि जो पार्लियामेंट है वो कुछ केसेस में रेजिडेंस को एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए एज अ कंडीशन प्रेस्क्राइब कर सकती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में रेजिडेंस बेस पे जो है वो जॉब्स दी जाती हैं। रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कुछ रिजर्वेशन जो है वो रखी जाएगी। रिक्रूटमेंट दैट द incumbent of the office related to religious or denominational institution or the member of its governing body should belong to the relevant religion। यानी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में जो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस होंगी वहां पे भी हम ये कह सकते हैं कि जो उस रिलीजन का पर्सन है वही उसको जो है हेड करेगा, वही संभालेगा। नेक्स्ट है मंडल कमीशन, यानी कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में क्या हुआ, 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया अंडर द बीपी मंडल, ये चेक करने के लिए, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कितनी जो इंडिया में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं और उनकी एडवांसमेंट के लिए कौन से जो है मेजर्स करने चाहिए। इस मंडल कमीशन को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगी, फिलहाल आप यहाँ पे सिर्फ इतना देख लीजिए। नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और ये अमेंडमेंट हाल ही में 2019 में हुई थी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कॉन्सेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया गया था। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर प्रोवाइडिंग 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि वो लोग इंडिया में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उनको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी, और बेनिफिट्स ऑफ दिस रिजर्वेशन कैन बी अवेल्ड बाय द पर्सन बिलोंगिंग टू EWS who are not covered under any of the existing scheme of reservation for ST, SCs and OBCs। It means कि इस जो स्कीम के अंदर, इस रिजर्वेशन के अंदर सिर्फ वही लोग आएंगे जो SC, STs एंड OBCs में कवर नहीं किए गए, यानी कि उनके बिना जो बचते हैं, और वो भी इकोनॉमिकली वीकर होने चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने आर्टिकल 17 को कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया कि किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं किया जाएगा, बट इसको जो था लागू करने के लिए हमें लॉ लाना पड़ा, वो था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जिसको बाद में रीनेम एंड अपडेट किया गया इन 1976, और इसको बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955।
और यहाँ पे सिविल राइट का मतलब क्या है? वो राइट जो किसी पर्सन को दिए जाते हैं बाय द रीजन ऑफ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए। और जो ये टर्म है अनटचेबिलिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं। फर्स्ट है प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और फ्रॉम वर्शिपिंग इनसाइड इट, यानी कि किसी भी पर्सन को आप जो है वो किसी वर्शिप के पब्लिक प्लेस में या फिर वहां पे जाके पूजा करने से नहीं रोक सकते। जस्टिफाइंग और प्रीचिंग अनटचेबिलिटी, यानी कि अगर आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी जो है वो प्रीच कर रहे हो। डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, किसी को किसी शॉप में जाने से मना करना या फिर होटल से उसकी एंट्री को रोकना ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी, या फिर किसी पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस से जाने के लिए रोकना। नेक्स्ट है इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू द एससी ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी के बेस पे आप किसी शेड्यूल कास्ट के पर्सन के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है रिफ्यूजिंग एडमिशन इन हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्टल्स एस्टैब्लिश्ड फॉर पब्लिक बेनिफिट्स, यानी कि वो जगह जो पब्लिक बेनिफिट्स के लिए बनाई गई हैं वहाँ पे आप उनको ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी उनकी एंट्री जो है वो रिफ्यूज करते हो। यानी कि जैसे हॉस्पिटल्स, अगर आप हॉस्पिटल्स में उनकी एंट्री को रिफ्यूज करते हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई किसी कॉलेज का हॉस्टल है वहाँ पे। नेक्स्ट है रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज टू एनी पर्सन, यानी कि ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी अगर आप किसी को कुछ बेचने से मना करते हो तो वो भी इसी एक्ट के अंदर ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें स्टेट ने क्या करा कि प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल ऑन एन पर्सन एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। इट मीन्स सिर्फ मिलिट्री और जिनको एकेडमिक टाइटल्स दिए गए हैं वही जो टाइटल है वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, उसके बिना कोई भी पर्सन, जैसे किसी ने अपने नाम के आगे लगा लिया संत या महाराजा, तो वो सब अबॉलिश किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। प्रोहिबिट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल्स, यानी कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो कोई भी ऐसा टाइटल अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते बशर्ते वो मिलिट्री से नहीं आते, बशर्ते उनके पास कोई एकेडमिक टाइटल्स नहीं है। मिलिट्री से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हम मिलिट्री में किसी को टाइटल ना दें तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनमें कौन मेजर है, कौन कैप्टन है, कौन कर्नल है। ऐसे ही एकेडमिक टाइटल्स, अगर किसी ने एमबीबीएस कर रखी है और हम उसको डॉक्टर का टाइटल ना दें, या फिर किसी ने पीएचडी कर रखी है तो हम उसको डॉक्टर का टाइटल ना दें, तो इस चीज का हमें पता नहीं चलेगा कि कौन डॉक्टर है या फिर किसने पीएचडी कर रखी है। नेक्स्ट आता है अ फॉरेनर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द इंडियन स्टेट, यानी कि कोई भी ऐसा फॉरेनर जिसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है इंडियन स्टेट के अंदर, वो कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट से जो टाइटल है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना वो फॉरेन गवर्नमेंट से कोई भी जो टाइटल है वो नहीं ले सकता। नो पर्सन और फॉरेन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोलमेंट्स और ऑफिस फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन या फिर कोई फॉरेनर जिसने इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है वो फॉरेनर स्टेट से कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 क्या कहता है कि प्रोटेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, यानी कि ये क्या कोशिश करता है कि जो इक्वल स्टेटस का हमने कॉन्सेप्ट दिया है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 18 है वो सिर्फ हेरिडेटरी जो टाइटल्स दिए जाते हैं जैसे कि महाराजा, राजा, उनको प्रोहिबिट करता है, बट जो नेशनल अवार्ड्स के जो टाइटल होते हैं उनको हम अपने नाम के आगे या फिर पीछे यानी कि एज अ सफिक्स या फिर प्रीफिक्स नहीं यूज कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि अपने नाम के आगे लगा लिया कि भारत रत्न ये, या फिर अपना नाम लेके उसके पीछे भारत रत्न लगा दिया, तो ऐसा जो है हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स को ही कंटिन्यू करेंगे।
और जो मंडल कमीशन का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पहले अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो गिव योर थम्स अप। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।